मेनली दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में बेस ये होता है हमारा अकाउंट, जब कैश हमें कहीं से आता है तब हम उसको इनकम मानते हैं। अगर हमने कैश नहीं दिया है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या हमारे पास कैश में कुछ नहीं आया तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये मेथड काफी सिंपल मेथड है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं या ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं इसको वो लोग अपनाते हैं। इसके लिए किसी कुशल अकाउंटेंट की जरूरत नहीं रहती है। एक्रूअल बेसिस जो होता है, एक्रूअल बेसिस में हम ये देखकर रिकॉर्ड करते हैं कि क्या एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस बेसिस में हम ये देखते हैं कि क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या इनकर हुआ है कोई खर्च, चाहे हमने कैश में पे किया है या नहीं किया है हम उसको एक्सपेंस मान लेंगे। ठीक वैसे ही अगर इनकम कहीं से अर्न हुई है, अब यहाँ पे इन वर्ड्स पे यूज ध्यान देना है, इनकम कहीं से अर्न हुई है। अर्न होने का मतलब ये है कि मुझे लगा है कि मेरा राइट क्रिएट हो गया पैसा लेने का। जैसे मैंने किसी के यहाँ कोई काम किया, उसने कहा कि आप मेरे यहाँ काम करो, मैं आज के आपको 500 रुपए दे दूंगा। ठीक है साहब, मैंने काम कर दिया। अब मुझे लगा शाम को कि मैंने तो आज का काम कर दिया और मेरे 500 रुपए अब हो गए। इट मीन्स आई हैव अर्न दिस 500। और कोई जरूरी नहीं है कि 500 रुपए मुझे मिल ही जाए, वो कल दे सकता है, वो परसों दे सकता है, बाद में दे सकता है। तो एक्रूअल बेसिस में हम इस आधार पर रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस में कोई बिजनेसमैन अपने वर्कर्स को अगर एक महीने काम कराया, उनकी सैलरी आने वाले महीने देगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस महीने काम कराया है उस महीने पैसा वो अपना खर्च मानेगा। ठीक वैसे ही सेल जब हम करते हैं, बिजनेसमैन जब सेल करते हैं तो उधार में बेच देते हैं, कैश मिले या ना मिले, लेकिन जब सेल कर दिया तो वो उसको अपनी इनकम मान लेते हैं। तो ये एक्रूअल बेसिस है। दरअसल एक्रूअल बेसिस ही आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनाती हैं। कंपनीज एक्ट भी हमारा एक्रूअल बेसिस ही अलाउ करता है, इनकम टैक्स भी एक्रूअल बेसिस को ही अलाउ करता है। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है, वो सब एक्रूअल बेसिस को अपनाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। हालांकि एक्रूअल बेसिस पे छोटी संस्था भी अपने अकाउंट्स बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी संस्था हो छोटी संस्था हो, एक्रूअल बेसिस पे कोई भी संस्था अपने अकाउंट्स तैयार कर सकती है। हाँ, एक्रूअल बेसिस में थोड़ा सा रहता है ये कि इसके लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो, क्योंकि जब उसको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी तभी वो अकाउंटिंग का काम कर पाएगा। ये एक्रूअल बेसिस है। अब आते हैं हम जनरली जो P&L अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सब एक्रूअल बेसिस पे बनता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड दरअसल अपने आप में कोई सिस्टम नहीं है, अकाउंटिंग का कोई बेस नहीं है। हाइब्रिड हम तब कहते हैं जब मिक्स हो जाए कहीं पे, और ये भी उन संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है जिनके अकाउंट्स ना ऑडिट कराने की जरूरत रहती है, ना ही जिनके अकाउंट्स किसी स्टैट्यूट के अनुसार रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब ये वो लोग अकाउंट्स बना सकते हैं जो अपनी मर्जी से अकाउंट बनाना चाहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। हाइब्रिड सिस्टम में कुछ अमाउंट्स जो हैं उनको कैश बेसिस पे लिख दिया जाता है और कुछ ट्रांजैक्शंस को एक्रूअल बेसिस के हिसाब पे लिख लिया जाता है। कैश बेसिस पे जिनको लिखा जाता है, ज्यादातर कैश बेसिस पे लिखते हैं हम रेवेन्यू को। जब हमारे पास इनकम कहीं से आती है तो हम कैश आने पे ही उसको इनकम मानते हैं। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फॉलो करता है यहाँ पे। और एक्सपेंस को हम मान लेते हैं कि अगर वो ड्यू भी हो गया, मतलब पैसा नहीं भी दिया, हमें लग रहा है कि इनकर हुआ है, आई हैव इनकर द एक्सपेंसेस, तो आई विल रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको मैं खर्च मान लूंगा, एक्सपेंस मान लूंगा। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है। हमारे देश में हाइब्रिड सिस्टम जनरली नहीं अपनाया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के सिस्टम की जब बात आती है तो हम बात करते हैं उस मेथड की, उस एक पर्टिकुलर वे ऑफ रिकॉर्डिंग की जिसके द्वारा वी प्रिपेयर द अकाउंट, जिसके द्वारा हम अकाउंट्स को तैयार करते हैं। एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम ही एक सिस्टम है जिसको सिस्टम कहा जा सकता है, डबल एंट्री सिस्टम। हालांकि सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बताएंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम वह सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें हम डुअल एस्पेक्ट को अपनाते हैं, हम डुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई जो रिकॉर्डिंग हमारी बुक्स में हो रही है तो ये चेक करते हैं कि हमारी बुक्स में जब कोई रिकॉर्डिंग होगी तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके दो एस्पेक्ट हम देखेंगे।
दो पहलू हम देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। आप ध्यान देंगे जब आप जर्नल एंट्री करते हैं कहीं पे भी, तो आप हर ट्रांजैक्शन में सोचते हैं कि उसका जो दो एस्पेक्ट कम से कम जरूर होते हैं। अब ये जो दो एस्पेक्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। हम जर्नल एंट्री में जब भी कोई एंट्री इस तरह की लगे कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कहां पे डेबिट करूं, कहां पे क्रेडिट करूं, तो ये जो बेसिक है आप इसको फिर से ध्यान लाना कि आप दो एस्पेक्ट उसमें सोचना, और जो दो एस्पेक्ट सोचोगे वो ऐसे सोचोगे कि आप अपने आप को बिजनेस की जगह रख दोगे और बाकी सब चीज बाहर, मालिक भी बाहर, वर्कर भी बाहर, मैनेजर भी बाहर, सब बाहर। आप बिजनेस हैं, आप बिजनेस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसका मैं एग्जांपल दूंगा जर्नल कराते समय, जो भी मुश्किल से मुश्किल एंट्रीज होंगी वो बड़ी आसान हो जाएंगी इस बात को जब हम ध्यान रख करके एंट्री करेंगे। तो दूसरी बात, हर ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे। कभी कभी हमको लगने लगता है कि भाई दो एस्पेक्ट के अलावा हमें कंफ्यूजन होती है कि ये दो अकाउंट्स के अलावा कहीं तीसरा अकाउंट भी हो सकता है क्या। तो ऐसे केस में भी हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये मदद करता है। हमें कॉन्सेप्ट देखना है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक रिसीविंग होता है बेनिफिट का, एक गिविंग बेनिफिट होता है। दरअसल हम जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो कुछ बेनिफिट हम रिसीव कर रहे होते हैं या हम अपनी तरफ से किसी दूसरे को कोई बेनिफिट दे रहे होते हैं। बेनिफिट का देना और बेनिफिट का लेना, एक तरफ से आना और एक तरफ का जाना, एक चीज का घटना और एक चीज का बढ़ना, मतलब ऐसा होना जरूरी है, तो ही वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। एवरी डेबिट, हर डेबिट का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। हर डेबिट का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट मतलब होता है कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दो ट्रांजैक्शन है हमेशा वो बराबर वैल्यू की हो। ऐसा हो सकता है कि डेबिट जो है वो एक अकाउंट है और उसी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं अलग अलग, तो अब इन दोनों का कुल मिलाकर के डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाना चाहिए, इस बात को कहता है। एक्यूरेट है, जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एक्यूरेट है, ज्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है, और इसकी वजह से जो फ्रॉड्स हैं या मिस अप्रोप्रिएशन हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप चेक होता रहता है। जहां भी प्रॉब्लम आएगी ट्रायल बैलेंस में हमें पता चल जाएगा कि डेबिट कम हो रहा है कि क्रेडिट कम हो रहा है। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बिग और स्मॉल सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अब है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई कंप्लीट सिस्टम नहीं है अकाउंटिंग का, इसको तो सिस्टम बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर थिंकर्स ये कहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट एट ऑल ए सिस्टम, ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब जब हम इस तरीके से बुक्स बनाते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग इस तरीके से करते हैं कि कोई सिस्टम ही फॉलो ना करें, अपनी मर्जी से मनाया कि भी ये जरूरी चीज है उसको लिख लेते हैं, मतलब अपने हिसाब को, अकाउंटिंग के हिसाब को नहीं, पर्सनल मेरे हिसाब को। मुझे लगता है कि महेश को रुपया दिया तो महेश ऐसा पैसा ये हो सकता है ना दे वापस, पैसा डुबा दे, इसलिए इसका पैसा लिख लेता हूं। सुरेश को उधार दिया तो सुरेश का पता चला ये तो बड़ा अच्छा आदमी है तो दे ही देता है, इसका नहीं लिख रहा हूं मैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी। मतलब जब हम इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं पिक एंड चूज तरीके से, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम उसको बोल दिया जाता है। दरअसल इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड होता है इनकम्प्लीट सिस्टम। इसमें कोई रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट पे नहीं रखा जाता है हर ट्रांजैक्शन का। किसी ट्रांजैक्शन के हम दोनों इफेक्ट लिख लेते हैं, किसी का एक इफेक्ट लिखते हैं केवल। यूजुअली साधारणतया इसमें ऐसा होता है कि जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रख लेते हैं हमने, जैसे किसी को उधार दिया, किसी से उधार लिया। इसके अलावा कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बही रखते हैं, बही खाता बनाते हैं, उसमें कैश आया कैश गया उसका हिसाब लिख लेते हैं। छोटे बिजनेसमैन अकाउंट्स जो इसमें मेंटेन किए जाते हैं सिस्टम में वो इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि अधूरे होते हैं और कोई सिस्टम नहीं होता है उसमें। ये फॉलो किया जाता है स्मॉल बिजनेसमैन के द्वारा, क्योंकि ये काफी सिंपल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये दो सिस्टम्स हैं अकाउंटिंग के। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं, देखिए प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, यानी कि क्रियाओं का एक समूह। तो प्रोसेस इज ए ग्रुप ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस मींस ए ग्रुप ऑफ स्टेप्स। जब हम कंटिन्यूअस कई स्टेप्स लेते हो तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले एक अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करता है या मेजर करता है। अगर बोलने में ज्यादा इंग्लिश या हिंदी कहीं पे हो जाए तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर देंगे। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। whenever you feel any problem you may write it in the WhatsApp। तो सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज टू बी रिकॉर्डेड और नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे भी या नहीं करेंगे। एंड द सेकंड थिंग ही डज,
ही मेजर द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो अमाउंट को मेजर करता है कि कितने रुपए उसे रिकॉर्ड करने हैं। आफ्टर दैट वो अब रिकॉर्ड करने का काम करता है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भी डेप्रिसिएशन लगा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया गुड्स परचेज की, तो इनको लिखना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करके मेजर भी कर लिया। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड इट। अब जो रिकॉर्डिंग का काम होता है, तो रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है कहाँ पे? रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है बुक्स में। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो जिन बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी बुक्स बोल देते हैं। प्राइमरी बुक्स बोल देते हैं, प्रीलिमिनरी बुक्स बोल देते हैं, प्रीलिमिनरी बुक्स बोल देते हैं। इन्हीं को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल देते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल देते हैं। इन्हीं को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अलावा इनको हम डे बुक्स भी बोल देते हैं। इतने सारे नाम हैं इनके, इनके सबके अपने अपने मीनिंग हैं। इनको हम डे बुक्स भी बोल देते हैं। इसके अलावा हम इनको जर्नल भी बोल देते हैं। अब जर्नल में एक तो मेन जर्नल होता है जिसको हम जर्नल नाम से ही जो जानते हैं, एक इस जर्नल के एक तो मेन जर्नल होता है जिसको हम वाकई में जर्नल बोलते हैं, और जो बाकी जर्नल होते हैं वो इस जर्नल के सहायक होते हैं, उनको हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं, यानी कि सहायक पुस्तकें। सब्सिडियरी बुक्स जो होती हैं इनको सब्सिडियरी भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इनको स्पेशल पर्पज भी बोल देते हैं, स्पेशल पर्पज बुक्स। अब जो स्पेशल पर्पज बुक्स होती हैं इनके अलग अलग स्पेशल पर्पज होते हैं। इनमें कैश बुक होती है, कैश को रिकॉर्ड करने के लिए। उधार परचेज के लिए परचेज बुक होती है, परचेज उधार जो किया है उसका रिटर्न करने के लिए परचेज रिटर्न होती है। सेल्स के लिए गुड्स की सेल करते हैं, सेल्स बुक होती है। सेल्स को वापस करते हैं तो सेल्स रिटर्न बुक होती है। कोई बिल रिसीवेबल होता है तो बीआर बुक होती है। कोई बिल पेबल होता है तो उसके लिए बिल्स पेबल बुक होती है। तो इस तरीके से ये हम स्पेशल पर्पज बुक्स या सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। अब इनका मतलब जान लें। प्राइमरी बुक्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रथम बार एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। प्राइमरीली द एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स। प्रीलिमिनरी बोलते हैं क्योंकि प्रीलिमिनरी सबसे पहले हम इनमें लिखते हैं। इसको हम इसके अलावा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, मूल लेखे की पुस्तकें, मूल लेखे की, क्योंकि ओरिजिनली द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स, तो इसलिए हम ओरिजिनल बुक्स भी बोलते हैं इनको। इनको हम डे बुक्स भी बोलते हैं बिकॉज जनरली दीज बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन डेली बेसिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वी रिकॉर्ड। हम तिथिवार तरीके से लिखते हैं और डेली बेसिस पर बनाते हैं, इसलिए हम इनको डे बुक भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको जर्नल भी बोलते हैं, इन्हीं को जर्नल भी बोलते हैं। जर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोज नामचा, हम रोज रिकॉर्ड करते हैं इसमें, इसलिए इनको हम जर्नल भी बोलते हैं। अब बात आती है कि ये सब तो हो गया एक ही बात। अब ये जर्नल दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो मेन जर्नल जो होता है, मुख्य जर्नल, ये खाली फॉर्मेट के हिसाब से बोल रहे होते हैं। जब हम बोलते हैं कि जर्नल है, कि कैश बुक है, कि परचेज बुक है, ये फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट अपनाते हैं, जर्नल का फॉर्मेट आप जानते ही होंगे, जब हम सिंपल फॉर्मेट अपनाते हैं जर्नल वाला और हर तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसी में, तो हम कहते हैं जर्नल मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक, दैट इज जर्नल। लेकिन कभी कभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ ऐसा होता है कि एक खास टाइप की ट्रांजैक्शन रिपीटेडली होती है, मतलब सम स्पेसिफाइड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फाउंड रिपीटेडली ओवर एंड ओवर। सपोज कि रिकरिंगली दे रिसीव द कैश थ्रू आउट द डे, रिकरिंगली दे पे द कैश थ्रू आउट डे, रिकरिंगली दे आर परचेजिंग गुड्स, रिकरिंगली दे आर सेलिंग द गुड्स। एक ही बार में, एक ही दिन में 100 बार हो गया, 20 बार हो गया, 30 बार हो गया, तो वो क्या करते हैं, बार बार जर्नल नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, कैश बुक रख लेंगे, उसी में कैश लिखते चले जाएंगे। अगर परचेज बार बार करते हैं तो परचेज बुक रख लेंगे। तो ये मकसद के हिसाब से सारी बुक बनाई जाती हैं, इसलिए या जर्नल में हम सारी एंट्री कर सकते हैं, इसलिए उसको जर्नल को मेन बुक बोल देते हैं हम। और ये जो बुक्स है वो जर्नल की सब्सिडियरी होती हैं, सहायक होती हैं, मतलब हम जर्नल नहीं बनाए तो इनमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर कोई भी इन स्पेशल पर्पज बुक्स में से चाहे तो 8 की 8 बुक्स बना सकते हैं, चाहे तो कोई एक बुक बना सकते हैं, चाहे तो कोई 2 बुक बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब कोई जर्नल एंट्री
अगर हम इन बुक्स में बना लेते हैं तो वो एंट्री फिर जर्नल में नहीं जाती है। उस समय पे जो बची हुई एंट्रीज होती हैं वो जर्नल में जाती हैं। और जब बची हुई एंट्रीज यानी कि कैश वाली कैश में लिख दी, परचेज वाली परचेज में लिख दी, सेल वाली सेल में लिख दी, अब जो एंट्रीज बच गई वो जर्नल में चली गई। उस टाइम पे जिस जर्नल में जाती हैं उसको हम जनरल जर्नल बोलते हैं, यानी कि जो बची हुई एंट्रीज जिस बुक में चली जाती हैं उसको हम जनरल जर्नल बोलते हैं। इसको डिटेल में जर्नल के टाइम पे और बताया जाएगा, जनरल जर्नल उसको बोल दिया जाता है। तो ये काम होता है रिकॉर्डिंग का। अच्छा, वंस वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, तो एक बार अगर हमने सारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, अब हमें जरूरत पड़ेगी कि भी ये कैसे पता चलेगा कि हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू महेश, या ऑफ हाउ मच अमाउंट महेश इज ओड, या टोटल बैलेंस, व्हाट इज द टोटल बैलेंस ऑफ फर्नीचर, व्हाट इज द टोटल बैलेंस ऑफ कैश, व्हाट इज द टोटल बैंक बैलेंस इन एसबीआई। तो एक पर्टिकुलर जगह पे कितना बैलेंस है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उसके लिए क्या किया जाता है कि क्लासीफाइंग का टास्क होता है, जहां पे हम क्लासीफाई कर देते हैं सारी एंट्रीज को, यानी कि अलग अलग जो अकाउंट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं हर चीज के लिए। कैश वाली सारी एंट्री कैश में, बैंक वाली सारी एंट्री बैंक में, महेश वाली सारी एंट्री महेश के अकाउंट में। ये काम होता है क्लासीफाइंग का। और क्लासीफाइंग का काम जिस पुस्तक में हम करते हैं, जिस बुक में, उसको बोलते हैं लेजर, LEDGER, लेजर। हिंदी में बोलते हैं खाता बही। खाता बही, अलग अलग खाते बनते हैं हर चीज के, मतलब इसमें सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर एवरी आइटम, इसलिए इसको लेजर बोलते हैं। तो लेजर में इसलिए क्लासीफाइंग का काम होता है, वर्गीकरण का काम होता है। क्लासीफाई कर देने के बाद हम करते हैं समराइज, यानी कि सारांश। सारांश का मतलब हो गया कि अब सारा काम जो हमने कर लिया, जो सारा काम हमने कर लिया, टोटल वर्क जो हमने रिकॉर्ड करके बाद में क्लासीफाई भी कर लिया, अब हम समराइज फॉर्म में देखना चाहते हैं। यानी कि हमारे भाई किसी संस्था के उसकी नीड के अकॉर्डिंग सैकड़ों अकाउंट हो सकते हैं, तो अब हम जानना चाहें कि टोटल असेट कितनी हुई, हम जानना चाहें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, हम जानना चाहें टोटल लायबिलिटी कितनी हुई, तो हमको तो समराइज फॉर्म में चाहिए ना देखने की पूरी डिटेल एक जगह पे। तो इस कारण से हम बनाते हैं यहाँ पे समराइज फॉर्म तैयार करने के लिए समरी करते हैं। और समरी करने का काम करते हैं कि सबसे पहले जो लेजर बनाए, अब यहाँ पे ध्यान देना, समरी करने का जो काम करते हैं, सबसे पहले जो लेजर बनाए थे हमने। एक चीज और यहाँ पे बता देता हूं महत्वपूर्ण, कि जो रिकॉर्डिंग का काम, रिकॉर्डिंग से लेके क्लासीफाइंग का, ये सब बुक कीपिंग कहलाता है। ऑल दिस इज बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाती है, बुक कीपर यानी कि यहाँ पे एक सामान्य आदमी जिसको अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती है, सिंपली उसको बता दिया जाता है कि आप इस तरीके से लिखते चले जाओगे इन बुक्स में। ये बुक कीपिंग का काम है। अब यहां से काम शुरू होता है अकाउंटिंग का, कि जो आपके ये लेजर बन गए, इनके बैलेंस निकालिए, शेष निकालिए, बैलेंसिंग करिए। लेजर के बैलेंस निकालने के बाद डेबिट वाले एक तरफ लिख दीजिए और क्रेडिट वाले दूसरी तरफ लिख दीजिए। जब हम ये काम करते हैं, डेबिट वाले एक तरफ और क्रेडिट वाले दूसरी तरफ, तो इसका मतलब अब हम क्या कर रहे होते हैं, अब हम समरी तैयार कर रहे होते हैं, और इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, अब हम कहते हैं कि अब हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अब टोटल असेट कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा समराइजिंग का काम पूरा हो जाता है। और बिल्कुल ये जुड़ा हुआ काम है समराइजिंग का, साथ ही साथ शुरू हो जाता है समरी के साथ ही एनालाइजिंग का काम। एनालाइज में क्या किया जाता है, हम टोटल एनालाइज करते हैं कि ठीक है टोटल असेट कितनी है, लेकिन इन टोटल असेट में करंट असेट कितनी है, नॉन करंट असेट कितनी है, जो नॉन करंट असेट हैं उनमें भी फिर टेंजिबल असेट कितनी है, इंटेंजिबल असेट कितनी है। क्वालिटी के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं हर चीज को, खर्चों को एनालाइज करते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस है उनमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, तो एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है कि हम निर्वचन करते हैं, यानी कि जो हमने एनालाइज किया, हमने जो एनालाइज किया अब हम निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि वी वांट टू फाइंड सम कंक्लूजन, कि अब हमने क्या समझा, क्या हमारी संस्था की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, क्या हमारी संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। जब हम ये चीज इंटरप्रेट करते हैं तो अपने इंटरप्रिटेशन को अब हम क्या करेंगे, हम मैनेजर्स को बताएंगे, बैंक को बताएंगे, यानी कि जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी हम उनको बताएंगे। व्हेन वी प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट,
देन दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग, तो ये कम्युनिकेटिंग कहलाता है। और इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस चलता रहता है। कम्युनिकेट कर दिया इंफॉर्मेशन को, फिर से नई ट्रांजैक्शंस के लिए यही प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसको हम अकाउंटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, अकाउंटिंग चक्र भी इसको हम कहते हैं, लेखा चक्र। तो अकाउंटिंग साइकिल भी इसी को कहते हैं, और स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस भी हम इसी को कहते हैं, और इसको हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में भी बता सकते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। और इसको याद रखने का तरीका है प्रोसेस को कि आप रख लीजिए आई एम आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, आई एम आर सी एस ए आई सी, बस ये चीजें याद रख लीजिए। इनसे आपको या अपने हिसाब से रख सकते हैं, आई एम आर सी एस ए आई सी, उस स्टेप याद रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब बात आती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हम प्रीवियस पीरियड उसमें क्लास में काफी इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक का एस्पेक्ट होता है, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन उनको कहा जाता है जहां पे कम से कम इकोनॉमिक कंसीडरेशन, यानी कि ऐसी चीज जिसका कोई आर्थिक मूल्य हो, जिसका कोई आर्थिक मूल्य हो, यानी कि मनी में मेजरेबल हो, ऐसी चीजों के एक्सचेंज को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसे जो एक्सचेंज है वो कम से कम दो एंटिटीज के बीच में होता है, किसी एक संस्था और दूसरी संस्था के बीच में, या किसी मालिक और संस्था के बीच में, कोई भी दो एंटिटी हो सकती हैं। टू फोल्ड इफेक्ट होना चाहिए उसका। टू फोल्ड इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ बेनिफिट आए और कुछ बेनिफिट जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कम से कम दो अकाउंट में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजुअली एविडेंस्ड बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। अब आमतौर पे होता क्या है, बिजनेस में जब हम लिखते हैं तो बिजनेस में हर चीज का रिकॉर्ड रखने की कोशिश की जाती है, इसलिए जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं आमतौर पे उनके लिए कोई एविडेंस, कोई प्रूफ रखा जाता है। ये प्रूफ कैश मीमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, सेल्स बिल हो सकता है, पे इन स्लिप हो सकता है, चेक हो सकता है, सैलरी स्लिप हो सकता है, इसके अलावा अन्य कोई भी हो सकता है। अब कैश मीमो क्या होता है, देखिए कैश मीमो होता है जब हम कैश खरीदते हैं तो हमें कैश रिसिप्ट मिलती है, उसी को हम कैश मीमो भी बोल सकते हैं। लेने वाला जो है उसके लिए वो कैश मीमो रिसीव करेगा, देने वाला कैश मीमो पे करेगा। इनवॉइस, इनवॉइस जो है ये जो परचेज कर रहा है उसके लिए यही इनवॉइस परचेज इनवॉइस कहलाएगा, और जो सेल कर रहा है उसके लिए यही इनवॉइस सेल इनवॉइस कहलाएगा। अब इनवॉइस का मीनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जान लो खाली। देखिए जब हम नकद बेचते हैं या नकद खरीदते हैं तो हम नकद देते हैं, जब नकद देते हैं तो रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, प्राप्ति मिलती है, जिसको हम कैश मीमो के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम उधार खरीदते हैं कोई सामान, आप होटल पे खाना खाओ, आप होटल पे खाना खाओ, आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो वेटर आपके पास क्या लेके आता है, आप बिजली यूज कर लो पूरे महीने, आपने पूरे महीने बिजली यूज कर ली ऑलरेडी पहले से, अभी तक पैसा नहीं दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके पास क्या भेजता है, आपका अगर टेलीफोन प्रीपेड नहीं है तो आप टेलीफोन यूज कर लो, तो टेलीफोन वाली कंपनी आपके पास क्या भेजती है, वो भेजती है बिल, उसको कहते हैं बिल। तो बिल इज द डिमांड, बिल एक डिमांड होती है अमाउंट की, आपने यूज कर लिया, यू हैव यूज समथिंग, तो जो सेलर है ही विल आस्क यू टू पे द मनी एंड फॉर दिस ही यूजेस अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड बिल, जिसको बिल कहते हैं। अब बात आती है कि सामान्य जो कस्टमर होते हैं उनको तो बिल मिल जाता है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा खरीदा नहीं होता है, लेकिन एक बिजनेसमैन जब किसी दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीद के लाता है, एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीद के लाता है, तो पूरी लंबी लिस्ट होती है, सैकड़ों आइटम हो जाते हैं, 10-20 आइटम तो होते ही होते हैं, कभी कभी ट्रक पूरा लोड होके आता है, तो इतने सारे आइटम होते हैं, तो इसलिए और आइटम भी ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ टैक्स की डिटेल चाहिए, डिस्काउंट की डिटेल चाहिए, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ऑफर कोई है तो उसकी डिटेल चाहिए, सामान की क्वालिटी का पता होना चाहिए, तो ये सब डिटेल्ड बिल जब जनरेट किया जाता है, व्हेन द बिल इज प्रिपेयर्ड इन डिटेल देन इट इज कॉल्ड इनवॉइस, तो इसको इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस जिसने सामान बेचा उसके लिए वही इनवॉइस सेल्स इनवॉइस है, जिसने सामान खरीदा उसके लिए वही इनवॉइस परचेज इनवॉइस है। सेल्स बिल, ये बिल अभी मैंने बता ही दिया। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप होती है जमा पर्ची, हिंदी में बोलते हैं। बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हो, कैश या चेक जब जमा करोगे तो बैंक वाले एक फॉर्म देते हैं, बैंक वाले जो फॉर्म देते हैं उसको पे इन स्लिप कहते हैं।
चेक तो आप सभी जानते ही हैं, चेक और एक बैंक वाले आपको दे देते हैं। एक आदेश होता है, जब आपका अकाउंट है तो बैंक वालों ने कहा कि आप भैया आपका अकाउंट है, आप हमारे यहाँ पैसा रखे हो, तो हम आपको एक पेपर दे देते हैं, इस पे आप आदेश दे देना अपना, हम आपके आदेश के अनुसार पैसा दे देंगे। तो चेक एक ऑर्डर होता है। सैलरी स्लिप, ये सैलरी जब पे किया जाता है किसी डिपार्टमेंट के द्वारा तो वो सैलरी देता है। तो आगे बढ़ते हैं। वाउचर, अब बात आ गई वाउचर के बारे में। तो वाउचर कल डिस्कस कर चुके हैं, फिर से इसके बारे में जो मेजर चीजें हैं उनको जान लेंगे। वाउचर क्या होता है? हिंदी में वाउचर को बोलते हैं प्रमाणक। वाउचर का मतलब इससे जान लेना, बाकी कोई चीज है नहीं है, सीधी सी बात है। इफ यू हैव सम डॉक्यूमेंट विच इज अ प्रूफ दैट यू हैव मेड सम एक्सपेंस, आपने कोई खर्च किया है, और यू हैव मेड सम इनकम, देन दिस इज वाउचर। तो ये वाउचर है। अब ये वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि आपने पेट्रोल डलाया, रिसिप्ट मिल गई, सोर्स हो गया, सोर्स का डॉक्यूमेंट है। या अन्य भी वाउचर बनाया जा सकता है। सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो अकाउंटेंट के यहाँ से, ऑफिस में से आप लोगे, वाउचर मिल जाएगा। इसके बारे में आज हम फॉर्मेट के साथ दिखाएंगे वाउचर। अलग अलग संस्थाएं वाउचर रखती हैं, अपना प्रिंटेड वाउचर रखती हैं। एट टाइम्स देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो। आपने रिक्शे में बैठे तो रिक्शे वाले को 15 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, उसके पास कोई रिसिप्ट नहीं थी, आपने खर्च तो किया, पेटी एक्सपेंस, ज्यादातर छोटे एक्सपेंसेस के मामले में ऐसा होता है। आप अकाउंटेंट के पास गए, आपने बिल सबमिट किया कि देखो साहब पेट्रोल डलाया, उसका खर्चा तो ये रहा, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए रिक्शा यूज किया था, उसका बिल नहीं है। तो अकाउंटेंट कहेगा ठीक है, मैं आपको ये फॉर्म दे रहा हूं, आप भर के दे दो, आप ऑफिसर से साइन करा लो। तो इसके लिए एक वाउचर तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि वाउचर केवल इसीलिए बनता है जब बिल नहीं होता है। जिनका बिल है उनके लिए भी वाउचर बनता है। जिसका बिल है वाउचर के साथ वो बिल कॉपी लग जाएगा, यानी कि इस वाउचर का प्रूफ भी हो गया। जिसका बिल नहीं है, इस पे ऑफिसर ने साइन कर दिए, लेकिन वाउचर हर ट्रांजेक्शन के लिए बनता है ताकि एक सिमिलरिटी में रिकॉर्ड रहे बिजनेस के पास। तो वाउचर सभी चीजों के लिए बनता है। वाउचर प्रिपेयर किया जा सकता है नेसेसरी अमाउंट के साथ, अथॉरिटी का साइन ले लिया जाता है, वैलिड हो जाता है। बुक्स में जब भी रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, कैश बुक में, तो वाउचर के बेस पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑडिटर आएगा, जर्नल खोलेगा ऑडिट करते समय, वो कहेगा कि साहब आपने ये खर्च कर दिया, इतना रुपया मुझे दिखाओ जरा। वो तो बैलेंस शीट देखेगा, P&L अकाउंट देखेगा, लेकिन बैलेंस शीट में उसको डाउट हो गया कि आपके पास ये एसेट इतनी है, क्या वाकई में खरीदी है, मुझे प्रूफ दिखाइए। हम कहेंगे ठीक है साहब, आप हमारा मशीनरी अकाउंट देख लीजिए, लेजर देखा, लेजर से वो ट्रैक करता हुआ वो कहेगा कि ठीक है इसमें मुझे डाउट है, इसको दिखाइए। हमने जर्नल दिखा दिया, जर्नल देख लो जी। उसने कहा जर्नल में भी चलो ठीक है, आपने जर्नल एंट्री तो कर दी, लेकिन प्रूफ दिखाइए आपने खरीदा है इसको। तो हमने कहा कि अब प्रूफ हम कहां से दिखाएंगे? तो हम निकालेंगे वाउचर फाइल, और वाउचर फाइल में से, क्योंकि जर्नल में एक कॉलम आप देखोगे वाउचर नंबर लिखा होता है, तो फाइल में वाउचर्स का ये नंबरिंग होता है, यही हम जर्नल में लिखते रहते हैं, वाउचर का जो नंबर डालते हैं। तो वाउचर नंबर से हम वाउचर निकाल के दिखा देंगे। वाउचर नंबर पे लिखा होता है, वाउचर नंबर पे ध्यान देना, लिखा होता है, अगर बिना रसीद का है तब भी वाउचर नंबर पे लिखा होता है किस एम्प्लॉय ने पैसा खर्च किया था, अथॉरिटी थी कि नहीं थी। बाहर वाले से सामान खरीदा था तो किससे खरीदा था, उसका मोबाइल नंबर दे दो। आजकल तो ऑटो वगैरह, आजकल इन प्रैक्टिस ही होता है संस्थाओं में कि अगर आपने कहीं पे ऑटो यूज किया है तो वो कहते हैं वाउचर में अकाउंटेंट कि आप उस ऑटो का नंबर लिख दो और ऑटो वाले का फोन नंबर लिख दो, ताकि वेरीफाई हो सके जरूरत पड़ने पे आपने वो यूज किया था। तो ये वाउचर नंबर का इसकी खूबी होती है, जरूरत होती है। वाउचर्स तब तक संभाल कर रखने होते हैं जब तक अकाउंट्स का ऑडिट ना हो जाए या टैक्स असेसमेंट ना हो जाए। कोई भी ट्रांजैक्शन 1 डेबिट और 1 क्रेडिट अगर होती है तो सिंपल ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट। आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, 10 रुपए दिए, खाली सामान खरीद लिया। आपने 10,000 रुपए की मशीन खरीदी, कैश गया, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो इसके लिए जो वाउचर बनता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वाउचर। अब देखिए जो वाउचर होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, केवल एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। वाउचर्स का कोई कहीं पे ऐसा रूल नहीं दिया है किसी बुक में कि इतने ही वाउचर हो सकते हैं। तो वाउचर के संस्था अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग हिसाब से बना सकती है, अलग अलग नाम दे सकती है, अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकती है। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिए हैं हम उनको कम से कम हमें उनकी जानकारी जरूर रहनी चाहिए।
तो ट्रांजैक्शन वाउचर के बारे में एनसीईआरटी कहता है कि ट्रांजैक्शन वाउचर उस वाउचर को कहते हैं जिसमें एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो। अब वाउचर का फॉर्मेट हर संस्था अलग अलग रखती है, लेकिन ये एक सैंपल फॉर्मेट हो सकता है ट्रांजैक्शन वाउचर का। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम प्रिंटेड रहता है। अब इसमें डेट डाल दी जाएगी जिस दिन बनेगा, वाउचर नंबर डाल दिया जाएगा, ये नंबरिंग दे दी जाती है वाउचर को। डेबिट अकाउंट कितना है, कौन सा है, क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, ये लिख दिया जाता है, अमाउंट लिख दिया जाता है, यहाँ पे नरेशन कर दी जाती है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये किसने ऑथराइज किया ये लिख दिया जाता है, और ये प्रिपेयर किसने किया यह लिख दिया जाता है। ऐसे ही ऐसा वाउचर जिसमें मल्टीपल डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, या मल्टीपल क्रेडिट हो और एक डेबिट हो, उनको हम कंपाउंड वाउचर कहते हैं। कंपाउंड वाउचर, अब कंपाउंड वाउचर जो होते हैं इसमें भी ये वाउचर दो तरीके के हो गए, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। सबसे पहले डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर तब बोलते हैं जब डेबिट के कई अकाउंट हो, यहाँ पे ध्यान रखना, डेबिट वाउचर तब बोलते हैं जब डेबिट वाले 3-4 अकाउंट हो, तो 3-4 अकाउंट डेबिट के हो गए, और क्रेडिट का केवल एक अकाउंट हो तो उसको यहाँ लिख दिया जाता है। जैसे डेबिट के कई अकाउंट है, आपने किया वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, बाकी डेबिट वाले डेबिट में आ जाएंगे। ऐसे ही क्रेडिट वाउचर होता है जब कई क्रेडिट हो, जब कई क्रेडिट हो तो क्रेडिट वाउचर, और एक डेबिट है मान लो तो डेबिट अकाउंट में केवल डेबिट लिख दोगे। तो इसी तरीके से ये फॉर्मेट्स। अब एक कॉम्प्लेक्स वाउचर, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जहां पे मल्टीपल डेबिट रहते हैं और मल्टीपल क्रेडिट रहते हैं, डेबिट भी कई सारे एक ही साथ में और क्रेडिट भी कई सारे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू मशीनरी, टू डिस्काउंट, कई डेबिट कई क्रेडिट। तो ऐसे केस में आप कॉम्प्लेक्स वाउचर बनाओगे, इसको कॉम्प्लेक्स वाउचर या जर्नल वाउचर बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कॉम्प्लेक्स या जर्नल वाउचर का ये फॉर्मेट हो गया। इसमें नेम ऑफ द फर्म, डेबिट अकाउंट कई सारे आ जाएंगे, क्रेडिट अकाउंट कई सारे आ जाएंगे। तो अब समय समाप्त होने को है, लेकिन लास्ट टॉपिक है, काफी छोटा सा है, और इसके बाद ही हमारा टॉपिक आज का समाप्त हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में रिलेशन बताती हो। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग का बेस भी है, क्योंकि डबल एंट्री से अकाउंटिंग डुअल सिस्टम को फॉलो करता है, और जो डुअल सिस्टम है हमारा वो सही है, इस बात को सिद्ध करता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में तीन चीजें इक्वेशन में रखी जाती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट को टोटल इक्विटी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। आजकल इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, टोटल इक्विटी इतना है, क्रेडिटर इक्विटी इतना है, तो ओनर इक्विटी कितना होगा। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कैपिटल इतनी है और एसेट इतनी है, तो क्रेडिटर्स इक्विटी कितना होगा। ओनर्स इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी, कभी कभी जो वर्ड केवल इक्विटी यूज होता है उसका मतलब होता है ओनर इक्विटी, और क्रेडिटर इक्विटी लायबिलिटी को बोल दिया जाता है, टोटल इक्विटी एसेट को। अकाउंटिंग इक्वेशन शो करती है कि एसेट्स एक बिजनेस की हमेशा होंगी टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर, इस बात को ये सिद्ध करती है। ओरिजिनल इक्वेशन या फंडामेंटल इक्वेशन कहा जाता है इसको, एसेट बराबर होंगी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दरअसल एसेट का मतलब होता है यूज ऑफ एसेट, आपने एसेट्स का जो यूज किया, आप यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड्स, आपको जहां से भी पैसा मिला, मालिक से पैसा मिला या बाहर वालों से, आपका मतलब याद रखना अकाउंटेंट, आपका मतलब मालिक नहीं, क्योंकि अकाउंट्स तैयार करते हैं अकाउंटेंट, आपका मतलब मालिक नहीं है, याद रखना। तो आप जो अकाउंट तैयार करते हैं, आपको पैसा जहां से भी मिला, यानी कि बिजनेस को पैसा जहां से भी मिला, चाहे मालिक से मिला चाहे बाहर से मिला, जो पैसा मिला उसका आपने क्या किया, या तो कैश रखा तो कैश एसेट, मशीन खरीद ली मशीन एसेट, बिल्डिंग खरीद ली बिल्डिंग एसेट। तो आपकी जो टोटल एसेट है वो बराबर होनी चाहिए किसकी, जो पैसा मालिक से मिला वो कैपिटल, जो बाहर वालों से मिला वो लायबिलिटी, लोन लिया कहीं से तो ये बराबर होना चाहिए। अब डेराइव्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन के बेस पे हम इस तरीके से इनको डेराइव कर सकते हैं कि जब एसेट इन दोनों का टोटल है, तो अगर मान लो केवल लायबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एसेट में से कैपिटल घटा देंगे। अगर कहीं कैपिटल निकालनी पड़ जाए तो क्या करेंगे, एसेट में से लायबिलिटी घटा। इस तरीके से
इसके बाद अब सैंपल फॉर्मेट इसका क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, हालांकि कोई इसका ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो किसी स्टैट्यूट में दिया गया हो, बुक में दिया गया हो इसको, लेकिन इसका एक कॉमन फॉर्मेट है, इसका एक कॉमन फॉर्मेट है कि सीरियल नंबर दे देते हैं, पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, एसेट और लायबिलिटी प्लस कैप। एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ये ट्रांजैक्शंस हैं, आप इनको ट्राई करके देख लोगे और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। इनको मैं ऐसे एक बार बोल के बता देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ में से ट्राई कर लेना इसको या पॉज करके चेक कर लेना। ट्रांजैक्शंस जो हैं बाकी तो नॉर्मल हैं, दो ट्रांजैक्शन महत्वपूर्ण उनको मैं शेयर करना चाहूंगा, वो मैं बताऊंगा अभी। एक तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, जब स्टार्टिंग बिजनेस की होती है, बिजनेस स्टार्टेड, तो चाहे कैश लगाओ चाहे स्टॉक लगाओ, कितनी भी चीजें लगा दो, वो सब एसेट में आ जाएंगी और इन सब का टोटल आ जाता है इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे। इस टाइप का फॉर्मेट जनरली फॉलो किया जाता है। और इसमें जैसे दो ट्रांजैक्शन हो गई आपकी, तो पहली दो ट्रांजैक्शन कंटिन्यू लिखी जाती हैं। बिजनेस शुरू किया, कैश लगाया 8 लाख, स्टॉक लगाया 50,000, कैपिटल हो गई 8.5 लाख, तो बराबर है, हमेशा इक्वल है। इसके बाद प्लांट परचेज किया, तो प्लांट परचेज किया 3 लाख का, 15,000 कैश दे दिया, तो वो कैश में से घट गया। बाकी जो उधार है वो क्रेडिटर्स में आ गया, यहाँ पे सभी को क्रेडिटर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अब जब दो कम से कम इक्वेशन आपके ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाए तब उनका टोटल करते हैं और इसको कहते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 8 लाख में से 15,000 गया, 7,85,000, 7,85,000, स्टॉक एज इट इज रहा, चेंज नहीं हुआ 50,000, प्लांट 3 लाख, इधर क्रेडिटर 2,85,000 और कैपिटल 8,50,000। बस इसी तरीके से बाकी ट्रांजैक्शन को करते चले जाएंगे, बस उसका 2 फोल्ड इफेक्ट देखते जाना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में या अभी हम लेंगे, कोई ट्रांजैक्शन आप अपनी तरफ से पूछ लोगे। हाँ, मैं एक बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की खूबी क्या होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है और ओनर को देता है। अब अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंट नहीं बना रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, अकाउंट नहीं बना रहा है, यहाँ पे अकाउंट का जो बिजनेसमैन है उस बिजनेसमैन का अकाउंट है हमारे पास, ओनर के पास कैपिटल। दरअसल जब भी बिजनेस कुछ बिजनेसमैन को देता है तो उसकी कैपिटल में जोड़ देता है, और जब भी बिजनेसमैन से कुछ लेता है तो उसकी कैपिटल में से घटा लेता है। अब उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर अकाउंटेंट देगा मालिक की पे, तो ये इंटरेस्ट देगा किसको, मालिक को, तो मालिक की कैपिटल में जोड़ दिए 2,000। अब ये खर्चा हो गया, तो खर्चा कहां से लेना है, मालिक से ही लेना है, क्योंकि अभी हम P&L नहीं बना रहे, लेजर नहीं बना रहे, ये केवल इक्वेशन है, तो इसलिए इसमें सारे खर्चे कैपिटल में से घटेंगे, सारी इनकम कैपिटल में जुड़ेंगी। तो उधर अब ये एक्सपेंस है बिजनेस का, तो एक्सपेंस किससे लेना है, मालिक से, तो मालिक की कैपिटल में जुड़ गया और कैपिटल से घट गया, इसलिए इसका कहीं कोई वर्णन नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख करके सीधा यहाँ लिख देते हैं। वही प्रैक्टिस होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मामले में भी, क्योंकि ड्राइंग करता है मालिक, मालिक ने ड्राइंग करा और अकाउंटेंट ने उस पर इंटरेस्ट लगाया, तो इंटरेस्ट लगाया तो लेगा इंटरेस्ट किससे, मालिक से, तो मालिक की कैपिटल में से घटा दिया, और ये पैसा अब इनकम हो गई, तो इनकम किसको देगा, मालिक की कैपिटल में जोड़ देगा, ये कैपिटल में जोड़ गए। तो बस ये दो ट्रांजैक्शन इस तरीके से होती हैं। तो आज का अब एक चीज और, हाँ यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें दे देती है पूरा का पूरा। एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं ये टोटल एसेट हो गई, और ये कैपिटल और लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी साइड का अमाउंट हो गया, ये लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा लायबिलिटीज में, ये लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा कैपिटल में, ये सारी एसेट एक एक करके एसेट में लिख दिए जाएंगे इनके बैलेंस, और इस तरीके से बैलेंस शीट बन जाती है। तो बैलेंस शीट इस फॉर्म में आप स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाएं तो उनको एक बार इससे अच्छा उनका इंटरेस्ट जगेगा बैलेंस शीट में शुरू में ही, कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। वो P&L से पहले बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे बच्चे, ये इक्वेशन बनाने के साथ, और उनको बाद में बैलेंस शीट जो है उसमें टेंशन नहीं होगी, बड़ा अच्छे से वो बना लेंगे, क्योंकि इक्वेशन में उन्होंने सब कुछ देख लिया कि एसेट बराबर होती है लायबिलिटीज साइड के, और लायबिलिटीज दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इस कॉन्सेप्ट को बड़ा सीधा क्लियर कर भी देती है बैलेंस शीट। एसेट बराबर होती है लायबिलिटीज के, और लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर, इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल, दोनों जोड़ दिए टोटल बराबर से।